2016 में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 16% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को कब्ज की परेशानी थी। उसके 2 साल बाद 2018 में 2 सर्वेज हुए, जिसमें से एक सर्वे के अकॉर्डिंग टू 22% और दूसरे सर्वे जो कि इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 33% यानी कि 33% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को कब्ज की परेशानी है, यानी कि 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को कब्ज की परेशानी है। और ये सर्वे था 2018 में और अभी चल रहा है 2023, तो इसका मतलब वो नंबर्स जो हैं वो और ज्यादा बढ़ चुके होंगे अब तक। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कब्ज के पेशेंट ना हो, जिसके घर में किसी ना किसी को कॉन्स्टिपेशन ना हो। ऑलमोस्ट हर दूसरे या हर तीसरे आदमी को कब्ज की परेशानी इस टाइम है। तो इसके ही इलाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके जो मेन कॉजेज हैं वो क्या क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन का क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे लिए मौजूद हैं, जो लेटेस्ट मेडिकल गाइडलाइंस है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे हम कब्ज को पूरी तरह से कंप्लीटली क्योर कर सकें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि कब्ज की जो मेन रूट कॉज है, मेन वजह है, वो क्या है। बिकॉज अगर हमें कब्ज को परमानेंटली ठीक करना है, उसको जड़ से खत्म करना है, तो उसके रूट कॉज तक पहुंचना होगा। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आप में से बहुत से लोगों को डायबिटीज की परेशानी है। डायबिटीज आज के टाइम में एपिडेमिक है, ऑलमोस्ट हर घर में डायबिटीज के पेशेंट्स मौजूद हैं। अब डायबिटीज की बीमारी में कॉन्स्टिपेशन भी आपको मिल सकता है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं डायबिटीज के जिनको कॉन्स्टिपेशन है, और उसकी वजह क्या है कि डायबिटीज के पेशेंट्स में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का मतलब कि आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके जो पेट के अंदर, जो आंतों के अंदर, उसमें डैमेज हो जाता है डायबिटीज की वजह से, जिसके अंदर जो बॉवेल मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, वो अफेक्टेड हो जाती है और डायबिटीज के पेशेंट में कब्ज हो जाता है। तो जब तक आप अपना डायबिटीज नहीं ठीक करेंगे, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक जो आपका कब्ज है वो नहीं ठीक होगा। चाहे आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर लें या पानी बहुत ज्यादा पी लें या जो भी चीजें कर लें, तो आपको रूट कॉज को ठीक करना है। उसी तरह से थायराइड की परेशानी है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन लेवल्स आपके नॉर्मल नहीं रहते हैं, तो उसमें भी आपको कब्ज हो जाएगा। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं थायराइड के जिनको कब्ज है, तो कब्ज को ठीक करने के लिए पहले आपको थायराइड ठीक करना होगा। जब तक आप थायराइड नहीं ठीक करेंगे, आप लाख अपनी डाइट सही कर लें, अपने डाइट में फाइबर इंक्लूड कर लें, पानी बहुत ज्यादा पिए या जो भी चीजें करें, बट पहले आपको अपने थायराइड हार्मोन लेवल्स ठीक करने होंगे, तभी जो आपका कॉन्स्टिपेशन है और कब्ज है वो ठीक हो पाएगा। तो रूट कॉज को समझना जरूरी है, तभी हम उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे। तो जो भी लोग कब्ज से परेशान है या जिनके घर में कोई भी कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के ऑथेंटिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इन जनरल अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन की 2 सूरतें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन आपकी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है, जैसे कि आपकी जो डाइट है वो खराब है, आपका जो खाने पीने का रूटीन है वो सही नहीं है, आप जो डाइट ले रहे हैं उसके अंदर कुछ कमी है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कुछ फाइबर की कमी है, या आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो उसके इलाज के भी बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक हो जाए। आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो डाइट है और उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की जो दूसरी सूरत है कि कॉन्स्टिपेशन को एज ए हम सिम्टम देख सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली एक तरह की बीमारी नहीं है बल्कि एक तरह का सिम्टम है, बीमारी का लक्षण है। कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली अ सिम्टम, इट इज नॉट अ डिजीज, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर आपको कब्ज मिल सकता है। और अगर आपको किसी बीमारी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो पहले उस बीमारी को आपको ठीक करना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज है, थायराइड है, ये सारी बीमारियां हैं जिसका एक सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, जिसका एक लक्षण कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज भी है। तो इसमें क्या है कि आपको बीमारी को ठीक करना है, उसकी जड़ को, उसकी रूट कॉज को खत्म करना है, तभी आपका जो कॉन्स्टिपेशन का इलाज है वो सक्सेसफुल होगा। वरना आप लाख डाइटरी चेंजेस करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, पानी पीते रहें, उससे कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक नहीं होगा। पहले आपको बीमारी को ठीक करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका कब्ज है वो ठीक होने लगेगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जिसका एक लक्षण कॉन्स्टिपेशन या कब्ज भी हो सकता है। 5 चीजें आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहली चीज है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज में आपको कब्ज मिलेगा। डायबिटीज में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, आपके जो बॉवेल मूवमेंट्स हैं उस पे इफेक्ट पड़ता है, उसके अंदर कमी आ जाती है, उसके अंदर न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दूसरी कंडीशन है थायराइड डिसऑर्डर, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म में अगर आपको थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई, और अक्सर लोग सुबह उठ के थायराइड की टैबलेट्स भी खाते रहते हैं, तो थायराइड में भी कॉन्स्टिपेशन मिलता है, कब्ज मिलता है। तो कब्ज ठीक करने के लिए थायराइड को ठीक करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकेशंस। कुछ ऐसी दवाएं हैं, कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं, अगर आप उसको खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज हो सकता है। आप में से बहुत से लोगों को डिप्रेशन की परेशानी होगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, शुगर की बीमारी होगी। तो इस तरह की बीमारियों में जो भी दवाएं चलती हैं, खासकर जो ब्लड प्रेशर की बीमारी में डायरेटिक्स चलती है, उसकी वजह से भी आपको कब्ज हो सकता है। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए जो एंटी डिप्रेशन चलती है, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी आपको कब्ज हो सकता है। डायबिटीज के इलाज में कुछ दवाएं चलती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इन सारी टैबलेट्स में से कुछ अगर आप खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा और भी कई टैबलेट्स हैं, उनके खाने की वजह से भी आपको कब्ज हो सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है इन्फेक्शन। अगर आपकी आंतों में, आपके पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, स्पेशली जो डायवर्टिकुलाइटिस है,
या क्रोनिक डायवर्टिकुलाइटिस है, कोलाइटिस है आपके पेट में, तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज हो सकता है। तो आपको इन्फेक्शन को ठीक करना होगा पहले, तभी आपका जो कब्ज है वो कंप्लीटली ठीक हो पाएगा। उसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है, जिसमें अल्टरनेटिवली आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता रहता है। एक हफ्ते आपको डायरिया होगा, फिर अगले हफ्ते आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो इस तरह का अल्टरनेटिव कंडीशन आपको हो सकती हैं। अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, तो ये सारी कंडीशंस में आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दो ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी कमी की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसमें नंबर 1 है थायमीन, जिसको हम विटामिन B1 भी कहते हैं, और दूसरा है मैग्नीशियम। तो ये दोनों मिनरल्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं, और इन दोनों मिनरल्स की कमी अगर आपकी बॉडी में है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इसकी कमी को भी आपको अवॉइड करना है, चाहे आप अच्छी डाइट लेके अवॉइड करें, मैग्नीशियम रिच और विटामिन B1 रिच फूड्स खाएं, या मल्टी मिनरल्स या मल्टी विटामिन की टैबलेट्स के फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पार्किंसंस की बीमारी है तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एक तरह का ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, किसी भी तरह की इंजरी हो गई है, डैमेज हो गया है आपके स्पाइनल कॉर्ड में या रीढ़ की हड्डी में, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बच्चों में एक हिस्प्रिंग डिजीज होती है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बच्चों में हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो असेस करनी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, जिसके रूट कॉज को आपको ठीक करना होगा, तभी आप कॉन्स्टिपेशन की जड़ तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कब्ज के ट्रीटमेंट की बात करें, इन जनरल जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जो अपने रूटीन को ठीक करना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो खाना है वो समय से खाना होगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उनका जो खाने का टाइम है वो फिक्स नहीं होता है, कि शाम का खाना वो किसी दिन 7 बजे खा लेते हैं, किसी दिन 10 बजे 11 बजे खाते हैं, नाश्ता कभी वो सुबह 8 बजे कर लेते हैं और कभी 10 बजे 11 बजे करते हैं, कभी नाश्ता करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी दोपहर का खाना खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो जो रूटीन है उनका वो फिक्स नहीं है, तो उनकी जो बॉडी है, उनकी जो फिजियोलॉजी है सेट नहीं हो पाती है। बिकॉज हमारी जो बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और वो उसी क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में जो कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी जो है उसी के हिसाब से फंक्शन करती है। बट अगर हमारी बॉडी का रूटीन ही कोई फिक्स नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसको भी नहीं समझ में आएगा कि हमें कब किस टाइम पे कौन से केमिकल्स, कौन से एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हमें अपने खाने का जो रूटीन है उसको फिक्स करना है। एक फिक्स टाइम पे जो नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, वो फिक्स टाइम पे खाना है। और खाना हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बिल्कुल पेट भर के नहीं खाना है, बिल्कुल पेट फुल करके नहीं खाना है, थोड़ी सी जगह पेट में खाली रखनी है। पेट बिल्कुल फुल होने से कुछ देर पहले ही रुक जाना है, ताकि हमारा जो डाइजेशन है, जो एंजाइम्स हैं, वो अच्छे से काम कर सकें। 2023 की जो लेटेस्ट मेडिकल गाइडलाइंस है वो भी यही कहती हैं कि हमें जो खाना है वो बिल्कुल फुल पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा हमें पेट खाली रखना चाहिए। रात में बहुत ज्यादा लेट में नहीं खाना है, रात का खाना थोड़ा अर्ली खाना है, ताकि उसके बाद आप थोड़ा टहल सकें और प्रॉपर डाइजेशन का टाइम आपके स्टमक को मिल सके। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी डाइट में फाइबर बहुत ही ज्यादा इंक्लूड करना है। फाइबर आपको भर भर के अपने खाने में खाना है। फाइबर बेसिकली क्या होता है, आपने जो फ्रूट्स हैं, जो सब्जियां खाते हैं, उसके ऊपर जो छिलका होता है, बेसिकली उसी को हम फाइबर कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है। आप जैसा ही उसको खाएंगे वैसा ही आपके टॉयलेट के रास्ते से वो निकल जाएगा, बिल्कुल भी डाइजेस्ट वो यूजुअली नहीं होता है, आपको किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। बेसिकली वो आपके बाउल मूवमेंट्स में, आपके जो स्टूल बनने में वो मदद करता है। तो फाइबर अगर आपकी डाइट में नहीं होगा तो आपका जो स्टूल है वो बहुत हार्ड होगा, आपकी जो टॉयलेट है बहुत सख्त होगी, उसकी वजह से आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो जंक फूड होता है उसमें बिल्कुल फाइबर नहीं होता है। जंक फूड है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये सारे जो फूड्स हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। हरी सब्जियां आपको बहुत ज्यादा खानी है, फल फ्रूट आपको बहुत ज्यादा खाने हैं, और कोशिश ये करनी है कि छिलके के साथ ही उसको खाएं, छिलका ना निकालें, बिकॉज छिलका ही है जिसके अंदर फाइबर होता है। होल ग्रेन्स आपको लेना है, जो भी अनाज आप ले रहे हैं बिल्कुल होल ग्रेन्स लेना है। जो भी चावल है, गेहूं है, उसको एज इट इज आपको होल लेना है, उसको बिल्कुल पॉलिश नहीं करवाना है। आटा भी आपको रिफाइंड नहीं लेना है, आटे से आपको चोकर नहीं निकालना है, आटा आपको बहुत ज्यादा छान के नहीं खाना है, बिल्कुल मैदा बना के नहीं खाना है, आपको आटा एज ए होल लेना है, तभी उसके अंदर फाइबर होगा और तभी आप कब्ज से बच पाएंगे। मीट, रेड मीट आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है। अगर आप मीट खा भी रहे हैं तो साथ में आपको सलाद बहुत ज्यादा लेना है, प्याज है, खीरा है, टमाटर है, ये सारी चीजें आपको साथ में जरूर लेनी है। आप चने वगैरह ले सकते हैं, अंकुरित चने, जो स्प्राउट्स होती हैं, अलग अलग तरह की बीन्स होती हैं, वो भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि स्टूल आपका बहुत हार्ड ना बने, आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहे और आप कब्ज से बच पाएं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 8 से 10 ग्लास पानी पर डे आपको पीना ही है, चाहे समर्स हो या विंटर्स हो। किसी भी सीजन में आपको 8 से 10 ग्लास पानी पर डे आपको पीना है। उससे भी आपका जो स्टूल फॉर्मेशन है वो सही से होगा, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो आपकी जो लैट्रिन है वो बहुत सख्त बनेगी, क्योंकि जब खाना ऑब्जॉर्व होकर आपके कोलोन में, जो लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में पहुंचता है, तो वहां पे जो वाटर का ऑब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, और जो स्टूल्स हैं वो आपके रेक्टम में पहुंचते हैं, तो वहां पे भी जो है वाटर का ऑब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आपको पानी 8 से 10 ग्लास रोज पीना है। पानी की कमी आपको अपनी बॉडी में नहीं होने देनी है, ताकि आप कब्ज से बच सकें। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप खाना खाएं तो आप किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें। और आज के टाइम में अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग खाना खा रहे होते हैं, मोबाइल का भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल्स में कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, और स्पेशली बच्चों के अंदर ये आदत आ चुकी है कि जब तक वो मोबाइल नहीं देखते हैं तब तक वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जब आप खाना खाएं तो आपका जो पूरा ध्यान है, जो पूरा फोकस है, वो खाने के ऊपर ही होना चाहिए, आपका मोबाइल की तरफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज साइकोलॉजिकली भी इसका बहुत बड़ा
इम्पैक्ट पड़ता है। और आपने देखा होगा जब कोई अच्छा खाना बनता है, किचन में आप जाते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। जब आप खाने को देखते हैं तो आपकी आईज के थ्रू ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं, वहां पे कुछ केमिकल्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को खाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। आपकी जो मुंह में अमाइलेज एंजाइम है उसका सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, आपके जो पेट में गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, आपके पेट में कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होना शुरू होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि ताकि आप खाना खाइए और उसको डाइजेस्ट करें। बट अगर आपका जो ध्यान है वो मोबाइल की तरफ होगा, मोबाइल स्क्रीन की तरफ होगा, आप खाने की तरफ देखेंगे भी नहीं, बस आप खाना खाते जाएंगे, तो ये जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में उस तरह से जो हार्मोन रिलीज होना चाहिए, जो एंजाइम्स रिलीज होने चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो निकलेंगे ही नहीं। तो डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होगी, उस तरह से आपका खाना उतनी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा जिस तरह से उसको होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपको कब्ज की प्रॉब्लम शुरू होगी, कॉन्स्टिपेशन आपको शुरू हो जाएगा। तो आज के टाइम में कब्ज होने का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको अर्ज फील हो वॉशरूम जाने की, जब भी आपको लगे कि आपको वॉशरूम जाना है, तो आप उसको कंट्रोल मत करिए, उसको होल्ड मत करिए। आपको लगे कि आपको वॉशरूम जाना है तो आप फौरन ही चले जाइए, अपने आप को रिलीव कर लीजिए। बिकॉज अगर आप अपने स्टूल को होल्ड करके रखेंगे, आपको स्टूल पास करने की अर्ज फील हो रही है, उसके बाद भी आप उसको कंट्रोल करेंगे, रोके रहेंगे, तो आपके रेक्टम में जो पड़े पड़े स्टूल है उसके अंदर से पानी का अब्जॉर्प्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा पानी का अब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, स्टूल और ज्यादा सख्त और ज्यादा हार्ड होता जाएगा और अब उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक गलत रूटीन है, इसको भी आपको सही करना होगा। आपको एक फिक्स टाइम बना लेना है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में आप उसी टाइम जाइए, अपने आप को ट्रेन करिए, तो उससे आपकी जो हेल्दी हैबिट है बनेगी, आपकी कब्ज की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। वॉशरूम में बेहतर टाइम भी आपको मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि इसमें भी बहुत से लोगों की आदत होती है वॉशरूम में भी मोबाइल वो चलाते रहते हैं। तो ये भी अवॉइड करना है, बिकॉज जो इंटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसी हिसाब से काम करती है, उसी हिसाब से केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं और वो आपकी बॉडी को वही फंक्शन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो अगर आप मोबाइल चलाएंगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद छठवीं इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा रूटीन बनाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपका जो बाउल मूवमेंट है, वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, वो बढ़ जाता है। आपके पेट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस जो होती है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी आपको मोशन आता है, उससे भी जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। तो रूटीन आपको बनाना है, एक्सरसाइज आपको रेगुलरली आधे घंटे के लिए करनी है, उससे भी आपको जो है कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम मिलेगा। अगर आप सो के उठते हैं और अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी पीते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हर्बल ड्रिंक या ग्रीन टी वगैरह लेते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। उससे भी आप अपने आप को ट्रेन करेंगे। गैस्ट्रोकोलिक जो रिफ्लेक्स होती है, कुछ भी खाने के बाद जो अर्ज होती है स्टूल पास करने की, वो डेवलप होगी और उससे भी जो है आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल सकता है। उसके अलावा जो सातवीं इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो सिटिंग पोस्चर है वो सही करना है। आजकल के टाइम में जो वेस्टर्न टॉयलेट का जो कल्चर है वो आपको नहीं करना है, वो आपको अवॉइड करना है। बिकॉज वेस्टर्न टॉयलेट में आप बैठते हैं तो आपका जो एनाटॉमिकल पोस्चर है, स्टूल पास करने का जो पोस्चर है वो बिल्कुल सही नहीं होता है, उसके अंदर जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ हो जाती है। तो या तो अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठे हैं तो आप अपने पैरों के नीचे स्टूल रख के बैठें, या जो सबसे बेस्ट है वो इंडियन स्टाइल का जो वॉशरूम है आपको वो यूज करना चाहिए। उसमें आप स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठेंगे और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट टिल्ट हो जाते हैं तो आपका जो एनाटॉमिकल पोस्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, वो बिल्कुल अलाइन हो जाता है, ताकि आप अच्छे से स्टूल पास कर सकें। बिकॉज जो आपकी जो रेक्टम की एनाटॉमी है, जो स्टूल पास करने की फिजियोलॉजी है, वो आपस में मैच करती है और उससे जो है आपको स्टूल पास करने में आसानी होगी, कब्ज की परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये भी आपको कोशिश करनी है कि इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठिए, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट टिल्ट होकर भी बैठ सकते हैं आप। तो अगर आपको कब्ज हो रहा है आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, आपकी डाइट की वजह से या इस तरह की रूटीन में गड़बड़ी की वजह से, तो इन सारी चीजों को फॉलो करके आप अपना कब्ज जो है वो परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। बट ये चीजें आपको रेगुलरली फॉलो करनी होंगी, तभी ये चीजें इफेक्टिव होंगी। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन एज ए सिम्टम हो रहा है किसी बीमारी का, तो पहले वो बीमारी को आपको ठीक करना होगा। या आपको डायबिटीज ठीक करना होगा, थायराइड ठीक करना होगा, अगर आपको इन्फेक्शन है, क्रोनिक डायबिटिकोलाइटिस है, तो ये सब चीजें आपको ठीक करनी होंगी, तभी आपका जो है वो ठीक होगा। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन किसी बहुत बड़ी, किसी खतरनाक बीमारी का भी एक संकेत हो सकता है। उसको आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपको कब्ज की परेशानी है और साथ ही साथ आपके लैट्रिन में, आपके टॉयलेट में ब्लड भी आ रहा है, ब्लड जो है वो डार्क कलर का भी हो सकता है या ब्राइट रेड भी हो सकता है या बिल्कुल ब्लैक कलर का भी हो सकता है, तो अगर ब्लड भी साथ में आपके टॉयलेट के साथ आ रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है और इस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर पस भी आ रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है आपको कोलोनोस्कोपी की भी जरूरत हो, और अगर आपकी कोलोन में, आपकी आंत में किसी तरह की गांठ है, किसी तरह का पॉलिप है या ट्यूमर है, कैंसर है, तो कब्ज उसका भी एक सिम्टम हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो दवा है, अगर उसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज तो ये कि कोई भी दवा आपको अपने मन से नहीं खानी है, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको अपनी दवा खानी है। बिकॉज जब डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन उसको बताएंगे कि क्या परेशानी हो रही है, क्या बीमारी आपको है, इससे पहले कौन कौन सी बीमारियां थी, कौन सा इलाज आपको चला, इस टाइम कौन कौन सी दवा आपकी चल रही है। तो डॉक्टर उसी के हिसाब से आपकी पूरी कंडीशन को एसेस करके जो दवा देगा वही दवा आपके लिए बेस्ट रहेगी। बिकॉज कॉन्स्टिपेशन की दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स काफी हैं, उसकी वजह से आपको जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हैं या कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए दवा आपको
आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खानी चाहिए। और इन जनरल क्या क्या दवाएं हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहली कैटेगरी है बल्क प्रोड्यूसिंग लैक्सेटिव्स की। इसके अंदर जो आपका साइलियम हस्क है यानी कि इसबगोल है या मिथाइल सोल्यूल्स है, ये सारी दवाएं आती हैं। ये आपकी जो स्टूल का बल्क बढ़ाती हैं जिससे आपकी कब्ज में रिलीफ मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है स्टूल सॉफ्टनर्स की। ये जो दवाएं हैं वो आपके स्टूल को, आपके जो टॉयलेट को सख्त नहीं होने देती, उसको सॉफ्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका जो हार्ड स्टूल है वो नहीं बनेगा, आप आराम से उसको पास कर सकेंगे और आपको कब्ज की परेशानी दूर होगी। इस कैटेगरी में डोक्यूसेट दवा आती है जो वाटर के अमाउंट को बढ़ा देगी स्टूल के अंदर, जिससे आपका स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। बट इस कैटेगरी की दवा की प्रॉब्लम ये है कि इसमें टैकीफिलेक्सिस हो जाती है, मतलब कि एक डोज के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद ये दवा फिर से काम नहीं करेगी। हो सकता है आपको डोज बढ़ानी पड़े और डोज बढ़ाने के बाद भी इसका असर जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद दवा लेने पे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी है स्टिमुलेंट्स की। ये दवा जो है आपके बाउल मूवमेंट्स को बढ़ा देती है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देती है, जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सिन्ना है, बिसाकोडिल है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सारे सॉल्ट्स हैं जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा के आपके जो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करते हैं। इसके अलावा कुछ लुब्रिकेंट्स हैं जैसे कि मिनरल ऑयल्स भी यूज होते हैं जो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, जिससे स्टूल पास करने में आसानी होती है। इसके अलावा कुछ और कैटेगरी की दवाएं हैं लाइक लुबिप्रोस्टोन है, लाइनाक्लोटाइड है। ये सारी दवाएं हैं जो अलग अलग मैकेनिज्म से आपका जो कब्ज है उसको ठीक करती हैं, उसमें रिलीफ पहुंचाती हैं। उसके अलावा कुछ ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं लाइक लैक्टुलोज सिरप है जो कि बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है डुफेलैक के नाम से। उसके अलावा लैक्टिटॉल है, सॉर्बिटॉल है, ये सारे जो सॉल्ट्स हैं वो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये तब हम यूज करते हैं जब डाइटरी फाइबर जो है इफेक्टिव नहीं होता है। आप अपनी डाइट में फाइबर ले रहे हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल सब तरह के फाइबर्स भी यूज कर रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा है, तो इस तरह की दवाओं का जो है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स करते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसके अलावा पेग यानी कि पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन है, वो भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जो कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है जब लैक्टुलोज या लैक्टिटॉल या इस तरह की जो दवाएं काम नहीं करती हैं। इसके अलावा कुछ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं वो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। इसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो है प्रोकैलोप्राइड एंड टेगासेरॉड। ये दोनों सॉल्ट्स ऐसे हैं जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं और ये सारे मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको लेना है, बिकॉज डॉक्टर ही असेस करेगा किस तरह का कब्ज है और कौन सी कैटेगरी की दवा आपको इसमें चलानी है। इसके अलावा अगर आप हर्बल मेडिसिन के फैन हैं, हर्बल मेडिसिन को फॉलो करते हैं या आयुर्वेदिक या यूनानी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, तो उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जो आयुर्वेदिक के या यूनानी के या होम्योपैथिक के जो भी डॉक्टर अवेलेबल हैं, उसके जो स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट करके आप उसमें भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। जो ज्यादातर केसेस होते हैं वो डाइटरी या लाइफस्टाइल चेंजेस में प्रॉब्लम्स होने की वजह से होते हैं। उसमें आपको जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए वो आपको फॉलो करने हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या है मैंने बता दी है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है वो मैंने बता दी है। रूटीन आपकी जो लाइफस्टाइल में, डाइट में और रूटीन में जो कमी है उसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है मैंने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।